जी दोस्तों, मैं आपसे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा था। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। हालाँकि तीनों जो पार्ट हैं हमारे जीवन के, लोक व्यवहार या व्यक्तित्व विकास और उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं और तीनों जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा था मैं। उसके बारे में आज जो किताबें हैं, उन किताबों को अध्ययन करने से ये पता चलता है कि पैसे की समस्या हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। हम कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन जीवन की समस्या हमेशा पैसे की समस्या हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। पैसे की हमेशा कमी रहती है। पैसे के बारे में हम अधिकतर चर्चा करते हैं। 99% चर्चा हम पैसे की करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमेशा हमारी चर्चा पैसे पर होती है। और पैसा रहे तो भी हमारे लिए परेशानी का सबब है, और नहीं रहे तो भी परेशानी का सबब है। ये दोनों अवस्था में हम बेचैन रहते हैं, चैन से नहीं रहते, शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रहते। ऐसा क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को हमने कभी सोचा नहीं। हम इसे झेल रहे हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं, इससे उलझ रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में कोई सोचे नहीं कि ऐसा क्यों है, इसका उत्तर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। ये किताब जो है नई शिक्षा प्रणाली की, पैसे के ऊपर, वो इसी बारे में फोकस करती है कि पैसे को हम क्या समझते हैं। एक सामान्य आदमी पैसे को क्या समझता है? पैसे को समस्या के रूप में लेता है, पैसे को एक संकट के रूप में लेता है, पैसे को एक दुर्विचार के रूप में लेता है, पैसे को एक गलत दृष्टि से देखता है। इसलिए पैसा उसके लिए गलत काम करता है। पैसे को गलत तरह से इस्तेमाल करने से पैसा और गलत काम करवाता है। इसलिए इस बात को हमको समझना है कि पैसे का रहस्य क्या है, पैसे की शिक्षा क्या है, पैसे की जानकारी क्या है, असलियत हमको जाननी चाहिए, बुनियादी शिक्षा जाननी है। और सबसे पहले ये सब किताबें लिखी गई 1990 में, रिच डैड पुअर डैड लिखी गई। उसके बाद कैश फ्लो क्वाड्रेंट लिखी गई, फिर बिजनेस स्कूल लिखा गया, फिर 21st सेंचुरी बिजनेस लिखा गया, फिर कॉपीकैट मार्केटिंग। इस तरह से बहुत सारी किताबें प्रकाशित होती हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने से लगता है कि पैसे के बारे में हमारी जानकारी क्या है। और हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली में इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती जिससे कि हम उसका लाभ उठा सकें। हमें सिर्फ कमाने खाने की शिक्षा मिलती है और एक छोटी सी बचत करने की शिक्षा मिलती है। लेकिन न वो हमारी जो कमाए हुए पैसे हैं वो काम करते हैं, और न बचत काम करती है। दोनों ही जो है निष्फल हो जाता है। इसलिए हम परेशान रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं। हम और अधिक मेहनत करते हैं, और अधिक पैसे मिलते हैं, और हम और अधिक हम फंसे जाते हैं। इस तरह से हम बराबर एक चूहे दौड़ में फंसे हुए हैं। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि हम चूहे दौड़ में फंसे हुए हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चूहे दौड़ में फंसी हुई है। इस चूहे दौड़ से कैसे निकलना है, ये तरीका उसमें समझाया है। पैसा जो है वो सिर्फ खरीदने की वस्तु है। सामान खरीदने के लिए या प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा पैसे की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हम दुकान पर जाते हैं, वहाँ हमें सामान खरीदना है तो पैसे हमको देने पड़ते हैं, कीमत देनी पड़ती है। इसलिए पैसे हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा हमारे को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा संबंध हो, चाहे हमारा वो समय हो, सब कुछ पैसे से परे है। बिल्कुल पैसे से उसका कोई संबंध नहीं है। कितना भी पैसा रहे, लेकिन हमारे पास संबंध नहीं हो सकता, स्वास्थ्य नहीं हो सकता, और समय हमारे कमांड में नहीं रह सकता। ये मानी हुई बात है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये आग्रह करता हूँ कि इस नई शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा जो है प्रभाव ये है कि हम पैसे के बारे में हम निश्चिंत हो जाएं। पैसे के बारे में हम ज़्यादा सोचें नहीं, पैसे के बारे में हम ज़्यादा समझें नहीं। इस पुस्तकों में लिखा हुआ है कि अमीर कौन है। अमीर की परिभाषा लिखी हुई है। अमीर वो नहीं है जो बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा उसके बैंक अकाउंट में है, तो बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक है, वो अमीर नहीं है। उसमें अमीर बोलता है कि सबसे पहला शर्त है अमीर बनने का कि वो पैसे को सामान्य समझता है। जैसे कि हम ऑक्सीजन को सामान्य समझते हैं। हवा में ऑक्सीजन हमारे लिए संजीवनी है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम 5 मिनट 5 सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ऑक्सीजन के बारे में कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो इतनी व्यापक है, इतनी लगातार मिल रही है कि हमें उसकी बहुत बड़ी और बहुत आवश्यकता नहीं महसूस होती, हम उसकी चर्चा नहीं करते। हमको उसके संकट का अंदेशा नहीं रहता। उसी तरह से जीवन में पैसे को हमको समझना है कि पैसा इस तरह से धारा प्रवाह मिलता रहे हमें, ताकि हमें पैसे के बारे में बात करने की ज़रूरत न पड़े, पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत न पड़े, पैसे के बारे में विवाद करने की ज़रूरत न पड़े। नंबर 1। नंबर 2, पैसे के लिए हम काम ना करें, पैसा हमारे लिए काम करे।
हम जो मेहनत करते हैं, समय देते हैं पैसा कमाने के लिए, उससे पैसे का गलत हम बर्त लेते हैं। इसलिए हमें ऐसे सिस्टम को बनाना है कि हम पैसा हमारे लिए काम करें। पैसा के लिए हम काम ना करें, चाहे हमारी आमदनी कुछ भी हो, लेकिन पैसा के लिए हम काम नहीं करेंगे तो हम अमीरी के वर्ग में चले जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि कोई भी कर्जा नहीं लेता, जो व्यक्ति कर्ज नहीं लेता, कभी लोन ले लेता और सारे बिल्स समय पर पे करता है, सारे उसके जो खर्चे हैं वो सब पूरे होते जाते हैं, तो वो आदमी अमीर है, उसे कोई दिक्कत नहीं। चौथी चीज़ है कि उसकी आमदनी जो है वो खर्चे से ज़्यादा होनी चाहिए, खर्चे से डबल होनी चाहिए, तभी वो अमीर हो सकता है। अगर हमारी आमदनी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी खर्चे हमारे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम कभी अमीर नहीं कर सकते, होते कभी नहीं हो सकते। इसलिए हमारी आमदनी हमेशा खर्चे से ज़्यादा होनी चाहिए। और खर्च जो है, खर्च करने का भी तरीका क्या है, खर्च कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम की है, वही उसी पर हमको खर्च करना है। हमको दायित्व नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमको संपत्ति में पैसा लगाना है। इन सब पॉइंट के कारण अमीरी की परिभाषा तय की जाती है। हम लोग अमीरी को एक गलत अर्थ में लेते हैं, हम गरीबी को गलत अर्थ में लेते हैं। गरीबी और अमीरी जो है मानसिक स्थिति है, पैसे से उसका कोई महत्व नहीं। पैसा उसका एक मानदंड है, एक मानदंड है, कई मानदंडों के बीच एक मानदंड है। अमीर में कहा, जैसे हमने कहा कि पाँचों आयाम उसके पूर्ण होने चाहिए, तभी वो आदमी अमीर है, तभी वो सफल है। अगर 5 में एक भी आयाम अगर उसका कमज़ोर है तो उसका चक्का रुका हुआ है, जीवन का चक्का रुका हुआ है, जीवन रुका हुआ है, जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, वो सफल नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हमें मान के चलें कि असली सफलता जो है वो 5 चीज़ों में है। उसमें पैसा एक 5 में एक पाँचवां हिस्सा है पैसे का, हम उसको संपूर्ण दर्जा नहीं दे सकते। इसके बाद दायित्व और खर्चे के बारे में, दायित्व और संपत्ति के बारे में बताया हुआ है कि संपत्ति क्या होता है, दायित्व क्या होता है। दायित्व मतलब जो पैसा खर्च होता है वो दायित्व है, और जो संपत्ति में जिसमें पैसा निवेश हम करते हैं और वहाँ से पैसा आता है हमको, तो वो निवेश है, वो संपत्ति है। तो हमें, एक साधारण व्यक्ति को, हमें संपत्ति अधिक बनाना है, निवेश ज़्यादा करना है और खर्च कम करना है, दायित्व कम करना है। हम जो भी काम खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, आप ये ध्यान देकर सोचिए कि वो दायित्व है कि संपत्ति है। अगर संपत्ति है तो उसको खरीदना है, दायित्व है तो उसको अभी नहीं खरीदना है। वो जब काफ़ी सारा पैसा आ जाए, काफ़ी दायित्व, जैसे संपत्ति हमारी बढ़ जाए और उससे मिलने वाले जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हों, तभी ज़्यादा हम उसको दायित्व को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अपने संपत्ति के कॉस्ट पर, अपने निवेश के कॉस्ट पर हमको खर्च नहीं बढ़ाना है। ये उसका बहुत बड़ा सबक है कि हमें संपत्ति हमेशा बढ़ानी है और ये समझना है कि वो संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है। जो आज खरीद रहे हैं वो दायित्व है कि संपत्ति है। जैसे हम अगर मकान बनाते हैं या मकान हम खरीदते हैं तो वो संपत्ति के दायित्व ये समझना है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा पैसा लगते हैं। ज़मीन हम खरीद रहे हैं तो वो संपत्ति है कि दायित्व है, वो समझना है। अगर हम गाड़ी खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं अपने लिए, अगर 2 चक्के की जगह 4 चक्के खरीद रहे हैं और एक नहीं 4 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं घर में, तो वो संपत्ति है कि दायित्व है, ये हमको समझने की ज़रूरत है। और इस हिसाब से हमें काम करना है। भोग विलास की चीज़ें हम जो खरीद रहे हैं, जो आराम तलबी की चीज़ें खरीद रहे हैं, वो संपत्ति है कि दायित्व है, इसको हमको समझना है। इसके बाद ही उसको खर्च करना है, उस पर पैसा लगाना है। ये शिक्षा हमें इन पुस्तकों से मिलती है। हमें दायित्व नहीं बढ़ाना है, जबकि सामान्य आदमी, उसमें ग्राफ बना के बताया है, डायग्राम बना के बताया है कि सामान्य आदमी है वो खर्च ज़्यादा करता है, दायित्व ज़्यादा बढ़ाता है और संपत्ति कम बनाता है। इसलिए हमेशा वो खर्चे बढ़ते रहते हैं, आमदनी से ज़्यादा खर्चे बढ़ते रहते हैं, उसकी जानकारी के अभाव में। लेकिन अगर वो जान जाएगा संपत्ति को क्या है, संपत्ति और दायित्व में अंतर समझ जाएगा, तो वो संपत्ति बनाने लगेगा, संपत्ति में निवेश करेगा, ताकि उसको पैसे हमेशा आते रहेंगे। और ये पैसे निष्क्रिय रूप से आते हैं, आपको बिना काम के आते हैं। इसलिए हमेशा हमें ये कोशिश करनी है, हम निवेश अधिक से अधिक करें और कम से कम खर्च करें। 80% में 100% में 80% हमको निवेश करना है और 20% खर्च करना है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, साधारण आदमी 80% खर्च करता है, 20% निवेश करता है। निवेश भी बचत में करता है, जहाँ की हमें ब्याज दर महंगाई दर से बहुत कम मिलती है। इसलिए हमारा वो बचत का पैसा, उसका डिवैल्यूशन हो जाता है, उसका अवमूल्यन हो जाता है। हम पैसे निकालते हैं तो उसकी कीमत वही होती है जो हम इन्वेस्टमेंट के टाइम में उसकी वो थी। इसलिए पैसे का कोई ग्रोथ नहीं होता, पैसा का कोई वैल्यूएशन बढ़ता नहीं है। हम कितना भी निवेश करें, लेकिन अगर हमारा ब्याज दर महंगाई दर से कम है
तो हमेशा हमारा पैसा का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो पैसा हमेशा कम होता जाएगा, वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए हमें इस बात को समझना है और पैसे को कहाँ लगाना है इसके बारे में जो सलाह दी जाती है उसको मानना है। इसकी कैसे किया जाए, रियल इस्टेट है या प्लांटेशन है या म्यूचुअल फंड है या इस तरह के काम में कैसे लगाया जाए। शेयर के मार्केट में भी लोग पैसे लगाते हैं कि वहाँ भी रिस्क है, वहाँ भी काफ़ी उतार चढ़ाव आता है और उसको वो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो वहाँ भी काफ़ी नुकसान होने का संदेह है। तो नुकसान तो होना तो स्वाभाविक है, कहीं हम जहाँ भी निवेश करेंगे नहीं वहाँ नुकसान होगा, लेकिन हम कम से कम नुकसान उठाएँ, अधिक से अधिक कम लाभ उठाएँ। ऐसी चीज़ों को ढूंढना है, ऐसे आयामों को ढूंढना है, ऐसे ऑप्शंस को ढूंढना है, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए इन किताबों को पढ़ना बहुत आवश्यक है और किताबों को पढ़ कर के इसको लागू करना, इसको जीवन में उतारना, ये भी बहुत आवश्यक है। मैं और अभी आपसे बातें करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार और विदा लेता हूँ। धन्यवाद।